हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और आप देख रहे हैं जीविका केमिस्ट्री क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10, ठीक है ना। क्लास 12th चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, जिसमें मैंने आपको चार पार्ट आपके पास आ चुके हैं वीडियो के, जिसमें आपको हेलो एल्केन के बनाने की सामान्य विधियों तक का वर्णन किया जा चुका है, ठीक है ना। हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियों तक का वर्णन आपको किया जा चुका है। आप आज आगे पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि हेलो एल्केन के भौतिक गुण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेलो एल्केन बनाने के भौतिक गुण आप पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं नंबर 1 क्या है। नंबर 1, ये रंगहीन मीठी गंध वाले होते हैं। नंबर 1 है ये रंगहीन मीठी गंध वाले होते हैं, ठीक है बेटे। कौन होता है? ये रंगहीन मीठी गंध वाले यौगिक होते हैं। नंबर 2, जल में आविलेय होते हैं। जल में आविलेय होते हैं अर्थात जल में घुलते नहीं है। जल में आविलेय होते हैं अर्थात जल में नहीं घुलते हैं। आई बात सुन रहे? नंबर 3 है कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलेय होते हैं, ठीक है। कार्बनिक विलायक जल में अविलेय होते हैं। जल एक अकार्बनिक विलायक होता है, जल में ये अविलेय होते हैं। परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे कि एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलेय होते हैं। विलेय माने होता है जो घुल जाता है, और विलायक का मतलब जिसमें कोई पदार्थ घुलता है। जैसे शरबत बनाते हैं तो शरबत में चीनी हमारी पानी में घुलती है, तो चीनी क्या हो गई? विलेय, और पानी क्या हो गया? विलायक। आई बात समझ में? ये होते हैं। नंबर 4 पर हम देखते हैं, चौथा गुण है इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं भैया? उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च से मतलब होता है ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं रासायनिक गुणों पर। रासायनिक गुण देखिए, भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण का मतलब होता है बाह्य संरचना में, यानी बाहरी रूप से जो हमें दिखाई देते हैं प्रॉपर्टी, वो कहलाते हैं भौतिक गुण, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रासायनिक गुण, ठीक है ना। क्या है भैया? रासायनिक गुणों के बारे में आप अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका आपका नंबर 1 है। नंबर 1 पर देखेंगे कि थोड़ा सा डिफिनीशन लिख देते हैं। मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। मोनो हेलो एल्केन्स मुख्य रूप से 4 प्रकार की मोनो हेलो एल्केन्स मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं
अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। 4 प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, यानी मोनो एलो एल्केन्स जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर हम हेडिंग डालेंगे नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें हम देख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि NaClO न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम शॉर्ट में SN अभिक्रियाएं भी कहते हैं, SN अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। अब हमारी हेडिंग हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या हो गई हेडिंग? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसके बारे में क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन हम यहां पर लिख रहे हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो यहां पर लिख रहे हैं, नीचे जगह कम है। जब किसी एल्किल हैलाइड, जब किसी एल्किल हैलाइड, ठीक है, हाँ, क्या होगा कि जब किसी एल्किल हैलाइड से जुड़ा कोई परमाणु या समूह, जब किसी एल्किल हैलाइड से जुड़ा कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक, परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इसे SN अभिक्रियाएं कहते हैं। हेडिंग थी हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इनके बारे में जो डेफिनेशन लिखा वो क्या थे कि जब किसी एल्किल हैलाइड से जुड़ा कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित होता है। अब देखिए भैया, आपको ने पढ़ा है, परमाणु का स्ट्रक्चर पढ़ा है, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो जो नाभिक स्नेही होता है वो हमेशा ऋणावेशित होगा। कौन होगा? ऋणावेशित होगा, जो कि नाभिक पर अटैक करेगा, क्योंकि उसको धनावेश की आवश्यकता होती है। क्लियर हुई बात? तो नाभिक स्नेही कौन होगा? ऋणात्मक चार्ज वाला परमाणु या समूह। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एल्किल हैलाइड, ये रहा एल्किल हैलाइड की बात करता है, जिसका नाम हो जाएगा एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, एल्किल हैलाइड से जुड़ा कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा,
अब हम यहाँ पर नाभिक स्नेही के रूप में OH माइनस को लेते हैं, ठीक है ना। किसको लेते हैं? OH माइनस को लेते हैं। तो परिभाषा में थी कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन है? ये। पहले बड़ी बात कि जब किसी एल्किल हैलाइड से जुड़ा कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कहते हैं या SN अभिक्रियाएं कहते हैं। आई बात समझ? OH ने हैलोजन परमाणु X क्या होता है? X बेटे हैलोजन होता है। हैलोजन परमाणु को OH परमाणु ने प्रतिस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह पर आकर जुड़ जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि CH3 और X की जगह पर Cl ले लिया। R हमारा क्या है? एल्किल समूह है, X क्या है? हैलोजन है, ठीक है ना। और अब इसकी क्रिया हम करा देते हैं, मान लीजिए कि OH माइनस से यानी नाभिक स्नेही से, तो ये बन जाएगा CH3OH प्लस Cl माइनस, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये हमारा एग्जाम्पल आ गया होगा समझ में। आगे लिखेंगे SN अभिक्रियाएं। SN अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ठीक है भैया। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। हमने हेडिंग साफ कर दी है क्योंकि हेडिंग हो चुकी है। नंबर 1 SN1 अभिक्रियाएं, ठीक है। और नंबर 2 SN2 अभिक्रियाएं, SN1 अभिक्रियाएं और SN2 अभिक्रियाएं, ठीक। अब इसको हम साफ करते हैं और डालेंगे हेडिंग SN1 अभिक्रियाएं। तो हम डालते हैं यहां पर हेडिंग नंबर 1 SN1 अभिक्रियाएं। क्या डालते भैया? SN1 अभिक्रियाएं डालते हैं, ठीक है ना। SN1 अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ये अभिक्रियाएं दो पदों में पूरी होती हैं। ये अभिक्रियाएं दो पदों में पूरी होती है। ये अभिक्रियाएं दो पदों में पूरी होती हैं। कितने में कंप्लीट होती हैं? 2 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम एल्किल हैलाइड विषम विखंडन द्वारा इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम एल्किल हैलाइड विषम विखंडन द्वारा विघटित होकर कार्बोधनायन बनाता है। यानी जो एल्किल हैलाइड है हमारा वो सर्वप्रथम विघटित होकर के कार्बोधनायन बनाता है। प्राप्त कार्बोधनायन द्वितीय पद में यानी प्रथम पद में क्या होता है? सर्वप्रथम एल्किल हैलाइड विखंडित होता है और क्या बनाता है? विघटित होकर के कार्बोधनायन बनाता है। द्वितीय पद में क्या है कि प्राप्त कार्बोधनायन द्वितीय पद में तीव्रता से यानी बहुत जल्दी क्रिया करता है, बहुत स्पीड से क्रिया करके नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा तीव्रता से नाभिक स्नेही
अभिकर्मक द्वारा अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। देखिए क्या कह रहा है कि ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भैया? दो प्रकार की होती हैं, सॉरी दो पदों में पूरी होती हैं। SN1 अभिक्रियाएं दो पदों में पूरी होती हैं। सर्वप्रथम इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड विषम विखंडन द्वारा, विषम विखंडन का मतलब होता है कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर चला जाता है। तो एक परमाणु पर धनावेश और दूसरी परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है ना। तो कह रहा इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम एल्किल हैलाइड विषम विखंडन द्वारा विघटित होकर के कार्बोधनायन बनाता है। अब देखते हैं इस स्टेप के बारे में कि स्टेप फर्स्ट, ठीक है, RH, ठीक है ना। RH हमारा एल्किल हैलाइड है जो कि विषम विखंडन द्वारा विघटित होगा, विषम विखंडन, ठीक है, द्वारा विघटित होगा और बना देगा R प्लस X माइनस। ठीक है ना। ये हमारा बना कार्बोधनायन। क्या बना भैया? कार्बोधनायन। ठीक है ना। आगे चलते हैं तो सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है कि प्राप्त कार्बोधनायन द्वितीय पद में तीव्रता से नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो जो एग्जाम्पल है अब हमारा होगा R+, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा जुड़ेगा OH माइनस से और ये बना देगा ROH जो कि उत्पाद का निर्माण करता है। ऐसे में अब इसको हम थोड़ा सा, ये स्टेप फर्स्ट था और अब है स्टेप सेकेंड, ये वाला। ठीक है ना। द्वितीय पद में तीव्रता से क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है। इसको जरा साफ करके हम एग्जाम्पल दिखाते हैं इसकी जगह पर कि उदाहरण में मान लीजिए हमने ले लिया एल्किल हैलाइड के रूप में CH3Cl ले लेते हैं। ये विषम विखंडन होगा, ठीक है, और बन जाएगा CH3 प्लस Cl माइनस। अब इसमें कार्बन परमाणु हमारा धनावेशित हो जाता है। ठीक है ना। क्या होता है? कार्बन परमाणु धनावेशित हो जाता है, इसलिए इसे कार्बोधनायन कहते हैं। ये हो जाता है। अच्छा, इसकी जगह पर और दूसरा ले सकते हैं हम एग्जाम्पल में। तृतीयक लेते हैं तो CH3 CH3 C ये हमारा तृतीयक एल्किल हैलाइड है। प्रथम पद में विषम विखंडन करेगा, और वो भी कितने से? मंद गति से होती है ये अभिक्रिया, और बन जाता है CH3 C प्लस Cl माइनस। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा कार्बन परमाणु जो है वो धनावेशित हो जाता है। तो जब कार्बन परमाणु धनावेशित होता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोधनायन। ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप था, अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं क्या होगा कि CH3 और C प्लस, जो आपको हमें कार्बोधनायन प्राप्त हुआ था उसके बारे में करते हैं, प्लस OH माइनस एरो मार्क। ये अभिक्रिया तीव्रता से होती है, मतलब क्षणिक मध्यवर्ती के रूप में बनता है ये कार्बोधनायन, और तुरंत अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर देता है। यानी CH3COH, ये हमारा तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो ये थी हमारी SN1 अभिक्रियाएं, और इन्हें नोट कर लीजिए। और अब हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2, SN2 अभिक्रिया। तो नंबर 2 पर डालेंगे SN2 अभिक्रियाएं।
SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया क्या होती हैं? अभी SN1 में पढ़ा कि यह अभिक्रिया एक ही पद में पूरी हो जाती है, और इसमें हम लिख सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं एक ही पद में पूरी होती हैं। ये अभिक्रियाएं एक ही पद में पूरी होती हैं। इससे पहले जो आपने अभिक्रियाएं पढ़ी थी वो कितने में? 2 पदों में पूरी होती हैं। इस अभिक्रिया में दो अणुओं का सांद्रण साथ साथ परिवर्तित होता है। साथ साथ परिवर्तित होता है, इसलिए इन्हें SN2 अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो हम चल रहे थे SN2 अभिक्रियाओं में कि ये अभिक्रियाएं एक ही पद में पूरी होती हैं। ठीक है ना, कितने पूरी होती हैं? एक ही पद में पूरी होती हैं। इस अभिक्रिया में दो अणुओं का सांद्रण साथ साथ परिवर्तित होता है, इसलिए SN2 अभिक्रियाएं कहते हैं। देखते हैं एग्जांपल में, CH3Br प्लस OH माइनस। ठीक है ना, CH3Br प्लस OH माइनस, और ये होगी मंद गति से अभिक्रिया होती है। और जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है? योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, यानी HOCH3Br। ठीक है ना, HOCH3Br। ऐसा होने पर, बनने पर ये आंशिक रूप से ध्रुवीय हो जाता है, और ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इसके बाद यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है और बन जाएगा CH3OH प्लस Br माइनस। ये हो जाती हैं हमारी SN2 अभिक्रियाएं। अब हम चलते हैं, ये आप इसको नोट कर लीजिए, और अब हम चलते हैं आगे। तो हेडिंग हमारी जो बनती है वो ये है, SN1 व SN2 अभिक्रियाओं में अंतर। SN1 व SN2 अभिक्रियाओं में अंतर। तो एक तरफ हम लिखेंगे SN1 अभिक्रियाएं, और दूसरी तरफ लिखेंगे SN2 अभिक्रिया। SN1 व SN2 अभिक्रियाएं, जिसमें कि हम नंबर 1 पर लिखते हैं। नंबर 1 है हमारा SN1 में कि सबसे पहले अभी आपने पढ़ा था, यह अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है। यह अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है, और इसमें लिखेंगे यह अभिक्रिया तो हम चल रहे थे, यह अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है, और यह अभिक्रिया एक ही पद में पूरी होती है। एक ही पद में पूरी होती है, और यह अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है। नंबर 2 है, नंबर 2 है, यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है,
प्रथम कोटि की अपक्रिया, ये अपक्रिया की कोटि क्या होती है इसके बारे में आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। और ये प्रथम कोटि की क्यों है, क्योंकि इसके एक ही पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन होता है। और यह द्वितीय कोटि की अपक्रिया है, यह है द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। यह है द्वितीय कोटि की अपक्रिया है, समझे भैया, क्योंकि इसके दो पदार्थों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। नंबर 3 पर यह है एक अणु अभिक्रिया है, ठीक है ना भैया, यह है एक अणु अभिक्रिया है, यह एक अणु अभिक्रिया है। और नंबर 3 है यह द्वि अणु अभिक्रिया है, यह द्वि अणु अभिक्रिया है, ठीक है ना। अर्थात इसमें एक ही अणु का परिवर्तन होगा, इसमें क्या होगा, दो अणुओं में परिवर्तन होगा। नंबर 3, 4, इस अपक्रिया के लिए दुर्बल क्षारक भी पर्याप्त होते हैं। मतलब यह अपक्रिया दुर्बल क्षारक की उपस्थिति में ही संपन्न हो जाती है, यह अपक्रिया दुर्बल क्षारक की उपस्थिति में ही संपन्न हो जाती है। और नंबर 4 पर लिखेंगे ये इस अपक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए प्रबल क्षार की आवश्यकता होती है। प्रबल क्षार की आवश्यकता होती है। इस अपक्रिया में दुर्बल क्षार की आवश्यकता होती है और इसमें प्रबल क्षार की आवश्यकता होती है। नंबर 5, इस अपक्रिया में अभिकर्मक अग्र व पश्च दोनों ओर से आक्रमण कर सकता है। इस अपक्रिया में जो अभिकर्मक है वो अग्र व पश्च दोनों ओर से आक्रमण कर सकता है, अर्थात पीछे से भी और आगे से भी आक्रमण कर सकता है। और यहां पर लिखेंगे नंबर 5, इस अपक्रिया में अभिकर्मक केवल पश्च ओर से ही आक्रमण कर सकता है, ठीक है ना। इस अपक्रिया में अभिकर्मक केवल पश्च दिशा से ही आक्रमण करता है और इसमें अग्र व पश्च दोनों दिशाओं से आक्रमण कर सकता है। तो ये आपका कंप्लीट होता है SN1 अपक्रियाएं व SN2 अपक्रियाओं में डिफरेंस, ठीक है ना। SN1 व SN2 अपक्रियाओं में अंतर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्लियर, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। और आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे का टॉपिक जो भी होगा वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।